का इजहार साहब का यहाँ क्या पकड़ था? इससे कबल भी वो इलेक्शन लड़े थे, दो बार लड़े थे। पकड़ नहीं था, कोई पकड़, वही 7,000, 8,000, 9,000 यही पकड़ती उनको। जनाब किबला अब्दुल ईमान साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं राजनीति को यूँ कहिए कि उसको गुरु मानता हूँ। वो जिस जगह जिस पार्टी में रहे, मैं हमेशा उनके साथ रहा और कंधा से कंधा मिला कर शुरुआत से ही। जी, शुरुआत से ही। जो बोल रहा है कि मैं विकास के लिए पार्टी छोड़ा था, तो विकास का मुद्दा बना के इनको सामने आना चाहिए कि मैं आरजेडी में जाऊंगा तो मैं मंत्री बनूंगा, मुझे टिकट मिलेगा, मैं वाहिद शख्स रहूंगा। आज आप देख लीजिए, इजहार एसपी साहब उसी लालच पे गए थे ना। आप हाल फिलहाल देखिए कि 5 विधायक चुन के गए थे, 4 ने उन्हें धोखा दे करके चले गए। अकेला तनतना वो राजनीति में खड़ा रहा और बाकमाल बासलाहियत होने की वजह से आज पूरे बिहार में वो नंबर 1 नेता में गिने जाते हैं। वो तो हैं अमोर विधानसभा के विधायक, लेकिन पूरे बिहार की राजनीति पे एकदम हावी हैं। आज अगर कोई सही माने में अगर कोई विपक्ष का रोल अदा करता है तो वो जनाब अब्दुल ईमान साहब कर रहे हैं। जो आदमी जिला पार्षद में हार चुका हो, उसको क्या कहते हैं, क्या अर्थ से फर्श से लेकर अर्थ तक पहुंचाने में किसका रोल है? हम कहते हैं आज इजहार एसपी साहब इतने वोटों से जीते, इसमें किसकी कुर्बानी है? इसमें तो अब्दुल ईमान साहब का, कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कुर्बानी है। लोग कह रहे हैं कि पतंग छाप जो इतना मतलब कि हो हल्ला हो रहा है पतंग छाप को लेकर, तो इसमें नाबालिग लोग ज्यादा उसमें शामिल है, नाबालिग बच्चे। काश के उस वक्त अगर गौर किया होता, अगर मुझे टिकट मिल जाता तो आज ये चारों कहीं जा नहीं पाते, क्योंकि मैं तो भाई समर्पित कार्य करता था, मैं कहीं जाता ही नहीं। लेकिन जब आपकी सरकार थी 17 महीने की, उस वक्त आपको माँ बहन क्यों नहीं याद आया? ये भी मेरा सवाल है। विकास के नाम पर आपने पार्टी छोड़ा, कोई कुछ सुनता नहीं है, तो आज आपका कौन सुनता है? थाना में तो वही दलाली चरम सीमा पर है, लूट खसोट का माहौल है, कहाँ आप रोक लगा सके? अंचल और प्रखंड में वही लूट खसोट का माहौल है। 250 करोड़ का काम, ये जुबानी बात है ना, आप जमीनी सतह पे दिखाइए ना। लोग अपने एतमाद का वोट MIM के नाम पे दिया था, अब्दुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पे दिया था, आपको नहीं दिया था। आप जा करके इन वोटों का सौदा किया है। मैंने अब्दुल ईमान साहब का 2005 से लेकर आज तक उनका पूरा चुनाव का प्रभारी बना रहा। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव के एक और ख़ास KDB पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं मुखिया जफर असलम साहब, जो कि AIMIM से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ ही साथ कोचाधामन विधानसभा से AIMIM के भावी प्रत्याशी भी हैं। वो इस बार काफ़ी दमखम दिखा रहे हैं, हालांकि टिकट का अनाउंस अभी नहीं हुआ है और उसी का इंतज़ार है। यहाँ पर कई दावेदार हैं और मुखिया जफर असलम साहब आज हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। इनसे हम आज विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, पर्सनल जीवन, प्रोफेशनल और बाकी राजनीतिक सफ़र के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहें एंड तक, विस्तार से ये पॉडकास्ट बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी सर, हम लोग बात करेंगे सभी चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि हमने अभी कहा कि पर्सनल जीवन, प्रोफेशनल, बाकी राजनीतिक सफ़र के बारे में। तो शुरुआत हम लोग चाहेंगे कि पर्सनल जीवन से करें। आपकी जीवन कहाँ से शुरू होती है, मतलब कहाँ के आप मतलब रहने वाले हैं एक्चुअली? देखिए, मैं किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड और कोचाधामन पंचायत अंतर्गत टेना गांव से रहने वाला हूँ। मेरा अब सरकारी सम्मानित शिक्षक रहे। हम 4 भाई से हैं। बड़े भाई जो अभी इस वक्त दुनिया में नहीं है, हैदर साहब, वो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन वो अच्छा खासा वक्त सऊदी अरब में गुजारे। काफ़ी दिन वहाँ रहे, वहाँ से वो लौटे। उसके बाद एक छोटा भाई है जो सरकारी शिक्षक है, वो सबसे छोटा है, जो बरबट्टा में दवाई का होलसेल काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ पेंशन उठाती है, अब्बा मेरे शिक्षक थे तो उनको पेंशनधारी है। मेरी भाभी है, वो भी सरकारी शिक्षिका है। और मैं ग्रेजुएट ऑनर्स हूँ और मेरी रुचि चूँकि राजनीति में रही, तो इसलिए मैं इसको राजनीति में आ गया। 1950। आपकी अम्मी अभी हयात से हैं? जी, बिल्कुल अभी हयात से हैं। तो आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है और कहाँ? मैं हाई स्कूल संथा हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। कब मैट्रिक पास किया? जी, 1986 में। अच्छा। उसके बाद मैं DS कॉलेज कटिहार गया, वहाँ से IA और BA और ऑनर्स वहीं से किया। उसके बाद ITI फॉरबिसगंज से मैं उसका भी डिग्री लिया हूँ इलेक्ट्रिशियन का। अच्छा। जी। इलेक्ट्रिशियन क्या सर, ये क्या बताया इलेक्ट्रिशियन के बारे में? क्या थे? डिप्लोमा। जी। इंजीनियर थे क्या? जी, हाँ, ITI कॉलेज फॉरबिसगंज से 2
2 साल का इलेक्ट्रिशियन का डिग्री भी ली है जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप क्या, पढ़ाई लिखाई के बाद आप क्या करने लगे फिर आप? उसके बाद जो है हमारी रुचि राजनीति में रही, तो मैं सबसे पहले 1995 में बैंकोल पैक्स का चेयरमैन बना और 2005 तक मैं कंटिन्यू रहा। फिर उसके बाद पंचायत चुनाव आया तो 2006 में पहली बार मुखिया बने और 2006 से लेके 2021 तक कंटिन्यू 3 बार मुखिया अपने पंचायत का जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दिए और इसमें 2016 से 2021 तक मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष भी रहा। इस वक्त मैं MIM का प्रखंड अध्यक्ष 2023 से मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। कोचाधामन जी, कोचाधामन ब्लॉक का MIM का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। तो ये मेरी राजनीतिक सफर रही है। और तो 2006 से 2021 तक आप मुखिया रहे? जी जी जी, मुखिया पंचायत कोचाधामन मुख्यालय कोचाधामन मुख्यालय पंचायत से आप मुखिया रहे। उसके बाद फिर आप आपकी राजनीतिक जो पार्टी जो कहा जाए तो राजनीतिक फर्स्ट पार्टी कौन सी है? देखिए, मेरी जो राजनीतिक सफ़र है तो मैं जनाब किबला अख्तुल ईमान साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं राजनीति को यूँ कहिए कि उसको गुरु मानता हूँ। वो जिस जगह जिस पार्टी में रहे मैं हमेशा उनके साथ रहा और कंधा से कंधा मिला कर शुरुआत से ही? जी, शुरुआत से ही जी। तो इसका मतलब अख्तुल ईमान साहब RJD में थे जी, फिर कुछ समय के लिए JDU में गए जी जी, फिर MIM में, तो आप RJD में भी गए थे? बिल्कुल। तो अख्तुल ईमान साहब से लगाव इतने क्यों? आप शुरुआत से जहाँ जहाँ वो गए वहाँ आप भी मतलब साथ साथ? देखिए, उनके अंदर जो है ना अल्लाह ताला ने बेहिसाब खूबियाँ अता की है। बासलाहियत और बाकमाल आदमी है। किसी भी मौजू पे जो बात रखते हैं तो बहुत कायदे से रखते हैं और बहुत तरीके से रखते हैं। राजनीति भी किए तो कभी भी वो भ्रष्टाचारी उसमें दिखा नहीं गया, कहीं भी करप्शन नहीं देखे उनका। हमेशा वो ईमानदारी के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। जबकि इस वक्त जो राजनीति की स्तर गिरी है उसमें भी वो खरा उतर रहे हैं। अपनी कहीं भी आज तक इतनी लंबी सफ़र रही, 2001 से जिला पार्षद का सफ़र शुरू किया और आज वो पूरे बिहार का MIM का सदर है। आज तक उस पर किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और बिल्कुल साफ साफ गोई से बात रखते हैं और साफ चलते हैं और कोशिश करते हैं वो कि भाई लोगों की जो परेशानी है उस परेशानी को दूर करें। मैं उनके सारी बातों के सामने रख करके मैं उससे मुतासिर होकर के उसके साथ रहता हूँ। ईमानदार व्यक्ति है। आज राजनीति में ईमानदार लोगों की कोई जगह नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत परेशानी भी हुई, बहुत तरह से उसके झेलना भी पड़ा। विपक्ष के हमेशा निशाने पे रहे, टारगेट पे रहे। अब हाल फिलहाल देखे कि 5 विधायक चुन के गए थे, 4 ने उन्हें धोखा दे करके चले गए। अकेला तनतना वो राजनीति में खड़ा रहा और बाकमाल बासलाहियत होने की वजह से आज पूरे बिहार में वो नंबर 1 नेता में गिने जाते हैं। वो तो हैं अमोर विधानसभा के विधायक, लेकिन पूरे बिहार की राजनीति पे एकदम हावी हैं। आज अगर कोई सही माने में अगर कोई विपक्ष का रोल अदा करता है तो वो जनाब अख्तुल ईमान साहब कर रहे हैं, कोई दूसरा नेता नहीं करता। और हमेशा ये फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हालांकि उन्हें बहुत राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा, सियासी शिकार भी हुए, कई बार शिकस्त भी खाना पड़ा, लेकिन कभी इरादे में किसी तरह का कहीं डमाडोल नहीं रहा। हमेशा साफ गोई से काम किया और ईमानदारी से काम किया और लोगों के साथ जो उनका रहना सहने का मामला है बिल्कुल साफ सुथरी छवि के इंसान है। आज उनके जो विरोधी हैं वो भी उनकी कदर करते हैं कि ईमानदारी पर उसका किसी तरह का उंगली नहीं उठाते हैं। ये उनकी खूबी में शुमार है। अच्छा, एक चीज़ आपसे सवाल करना चाहेंगे अख्तुल ईमान साहब के बारे में। वो जो कोचाधामन से विधायक थे, अब वो अमोर से हैं जी। कोचाधामन से प्लान क्यों किया वो? देखिए, वो उसके अंदर इतनी खूबी है कि वो बिहार के किसी भी सीट से खड़ा हो जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। उनका अपनी पकड़ है, अपनी पहचान है। हर जगह वो लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं और हाथों हाथ लेते हैं। यहाँ पर चूँकि हमारा MIM का एक बेहतरीन कैंडिडेट देना चाहते थे कि मैं खुद आ जाऊँ, लेकिन भाई इजहार साहब का नाम जब आया तो वो सोचे कि अच्छा है कि वो यहाँ से लड़ जाए कोचाधामन से, बल्कि उन्होंने अपनी निजी कुर्बानी दी इजहार साहब के लिए। इजहार साहब के लिए? जी जी, इजहार साहब के लिए कुर्बानी दी, बल्कि अपना घर और गृह क्षेत्र छोड़ करके वो चले गए अमोर वैसा। और
अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ के लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। बड़ा एहसान है उस इलाके का लोगों का अब्दुल ईमान साहब पर। हालांकि बड़ा रिस्क लिए थे, हम लोगों ने उनसे मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इतनी ताकत रखता हूँ, मेरी जो वसूल है वसूल से मैं समझौता नहीं करूँगा, मैं जहाँ से भी चाहूँगा मैं जीत जाऊँगा। इलेक्शन जीतना और हारना अवामों के हाथ में है, मुझे पूरी एतमाद है कि अवाम मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वोट से वहाँ जीते वो। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कोचा धमन में उनका क्षेत्र बिगड़ गया था, इसलिए वो यहाँ से अमोर चले गए। अब देखिए विरोधी का नहीं, मतलब कि उनका पकड़ नहीं था। अगर पकड़ नहीं था तो एक ऐसे इंसान जो आदमी जिला पार्षद में हार चुका हो, उसको क्या कहते हैं, क्या अर्थ से फर से लेकर अर्थ तक पहुंचाने में किसका रोल है? हम कहते हैं आज इजहार एसपी साहब इतने वोटों से जीते, इसमें किसकी कुर्बानी है? इसमें तो अब्दुल ईमान साहब का, कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कुर्बानी है, जो दिन रात एक करके पसीना और खून बहा करके यहाँ के खाक छान करके उन्हें जिताने का काम किया। उनका इजहार साहब का यहाँ क्या पकड़ था? इससे कबल भी वो इलेक्शन लड़े थे, दो बार कोई पकड़ नहीं था, कोई पकड़, वही 7,000 8,000 9,000 यही पकड़ती उनको। लेकिन ये 80-81 हज़ार जो वोट है, तो एक तो अब्दुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। जीत किसकी जीत थी? एमआईएम की जीत या फिर उनके व्यक्तित्व की? नहीं, एमआईएम की जीत थी, एमआईएम की जीत थी, उसमें कोई डाउट। वो लोग कह रहे हैं कि मेरे वजह से एमआईएम, मतलब ठीक है, अगर मेरे वजह से एमआईएम है तो अब अच्छी बात है कि वो नए पार्टी में चले गए हैं, है, तो अब वो इलेक्शन सामने है, वो लड़ेंगे तो बिल्कुल वो अपना अवाम कितने इससे नवाजेंगे वो खुद देख लेंगे। इस पर कोई ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। अपना वजन, अपना कद इस बार देख लेगा वो हम कहाँ पर हैं। जी। तो आप एमआईएम पार्टी से कब से जुड़े थे आप? हम 2015 में अगस्त का महीना है और पहली बार सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की संगत तशरीफ फरमा थे। उसी दिन हम मेंबरशिप भी लिए, अब्दुल ईमान साहब भी साथ में थे। उस दिन से लेके आज तक मैं एमआईएम के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, मतलब ये फाउंडेशन डे की? जी, हम लोग फाउंडर आदमी हैं। जी। तो इजहार एसपी साहब फिर कब एमआईएम में जुड़े थे? वो 2019 में जब कमरुल हुदा साहब जो वो बाई इलेक्शन जो हुआ, जब कमरुल हुदा साहब अपना सीट निकाल लिए, तो उसी से उन्होंने मुतासिर होकर के जाकर के एमआईएम से जुड़ा और अब्दुल ईमान साहब के बैनर तले, एमआईएम के बैनर तले वो फलाही काम भी हिसाब करने लगे अपने मुफाद के खातिर, है ना। जो आज बोल रहे हैं कि मैंने इतने पैसे खर्च किए, इतना वो किए, वो तो अपना मुफाद के खातिर किए और लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। अब्दुल ईमान साहब उसके नाम का घोषणा 6 महीना कबूल कर दिए इलेक्शन से। तो इतना बड़ा मौका मिला, वो बेहतरीन से वो ज़मीनी सतह में वर्क किए और एमआईएम का बिल्कुल संगठन और कार्यकर्ता पूरा खुलकर के साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे वोट से कामयाब भी हुए। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इजहार एसपी की जीत हुई कोचा दामन से 2025 में जी। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं इस बार? देखिए, इस बार एकदम खुली किताब है। आप चले जाइए क्षेत्र में, जहाँ भी जाइए, यहाँ के लोगों ने फैसला कर लिया है कि भाई एमआईएम को वोट करेंगे, जो भी कैंडिडेट आएगा। ये भी नहीं कि फलाना को वोट करेंगे, जो भी कैंडिडेट आएगा उसी को वोट करेंगे और एमआईएम को वोट करेंगे। यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है, मिजाजी तौर पर फैसला कर लिया है कि हम लोग अब्दुल ईमान साहब की क़यादत को हम लोग साथ हैं, क़यादत को पसंद करते हैं और उनके दिए गए जो भी कैंडिडेट होगा उनको एकदम खुली दिल से उनको मदद भी करेंगे, वोट भी करेंगे और दिन रात मेहनत भी चल रही है। आज अल्लाह का फजल है कि मैं जो इलाका घूम रहा हूँ तो कहीं भी किसी तरह का कोई दूराभास नहीं है। हर जगह एमआईएम की पकड़ दिख रहा है और बच्चों से लेके बूढ़े, जवान, मर्द और औरतों में काफ़ी मकबूलियत हासिल हो गई है। एमआईएम को पतंग छाप जुबा पे चढ़ा हुआ है, ये लोगों की जुबा पे। लोग कह रहे हैं कि पतंग छाप जो इतना मतलब कि हो हल्ला हो रहा है पतंग छाप को लेकर, तो नाबालिग लोग ज़्यादा उसमें शामिल है, नाबालिग बच्चे। देखिए, ये बोलने वालों को पता चल गया 2020 में ही, उस वक्त भी यही बातें कर रहे थे कि ये एमआईएम चलेगा नहीं, एमआईएम में नौजवान है, एमआईएम का लड़का जो विदेश में है वो क्या कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, है ना। लेकिन जब इलेक्शन का काउंटिंग हुआ तो पता चला कि एक तरफा रुझान भी था और एक तरफा वोट भी हुआ है। इसलिए इतना लंबा मार्जिन से क्या कहते हैं, मास्टर मुजाहिद साहब जैसे आदमी 37-38 हज़ार वोट से हारे थे। जी। तो आप दावेदार हैं
और भी आपके सामने में 2 और मुख्य तौर पर देखा जाए तो दावेदार हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, आपकी दावेदारी, उन लोगों की दावेदारी कितनी मजबूत है? देखिए, ये जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ, ये बात हमारे पार्टी के शीर्ष नेता भी उस पर गौर करेंगे। मैं हमेशा पहले ही कह दिया कि मैं अब्दुल ईमान साहब के साथ हमेशा कदम में कदम चला हूँ, साथ में रह करके। MIM को मैंने 2015 में उनमें शमूलियत इख्तियार की बनिस्बत अब्दुल ईमान साहब के, और उस दिन से आज तक का जो इतना लंबा सफ़र रहा, कमोबेश 10 साल का, मैंने कभी किसी भी पार्टी से समझौता नहीं किया, बल्कि पहाड़ बन करके हमेशा दूसरे पार्टियों को मुखालिफत की, और अल्हम्दुलिल्लाह MIM को जन जन और कन कन तक पहुंचाने में मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक बहुत जिम्मेदार पद में हूँ, प्रखंड अध्यक्ष हूँ, तो मैंने धारदार क्या कहते हैं कार्यकर्ताओं को संगठन में जोड़ने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज संगठन बहुत मजबूत है मेरा MIM का। आप पूरे विधानसभा में देख लीजिए, हर जगह हमारा MIM का जो संगठन है बहुत मजबूत है। युवा लोग हैं और अनुभवी लोग हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं। कल तक जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमारे साथ नहीं थे, नौजवान तबका थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग, ये क्या कहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत से मुतासिर होकर आज बूढ़े बुजुर्ग भी MIM का नारा लगाते हैं, दुआ करते हैं और MIM के साथ चलते भी हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि कुछ दिन पहले तक सिर्फ आप दावेदार थे, आपके सामने में कोई नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 2 और दावेदार हो गए। तो आपके लिए क्या लगता है कि चुनौती है ये? नहीं, चुनौती नहीं है। मैं तो इसे पार्टी के हित में अच्छा समझता हूँ कि जो लोग कल दूसरे पार्टी की प्रचार प्रसार और ताकत झोंकते थे वो आज हमारे पार्टी में आए हैं, तो ये मेरी लिए और मेरी पार्टी के लिए खुशकिस्मती है। ये मजबूती प्रदान होगी मेरी पार्टी को, उनसे मेरी पार्टी को मदद मिलेगी। आज वो मेरे पार्टी के हित में काम करते हैं। जहाँ तक सवाल टिकट का है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पे गौर करेगी कि कौन आदमी कितना दिन से इस पार्टी में सहयोग दिए हैं, ये और कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगी ये भी मैं जानता हूँ। तो उनमें से देख लेंगे कि भाई कौन टिकने वाला है, कौन का क्या योगदान है पार्टी का, कितने दिन से इस पार्टी में योगदान दे रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ पर गौर करेगा और हमको लगता है कि ये गौर खोज के बाद उम्मीद है कि मेरी जो दावेदारी है और वो मेरा हक भी है कि मुझे टिकट मिले। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मेरे फेवर में ही बात होनी चाहिए। अगर किसी कदर नहीं हो सकी तो मैं फिर पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह, जैसे कि 2020 में है। जी 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 2020 में भी देखिए, एक बात मैं आपको रोक के कहना चाहूँगा कि 2020 में भी हम सदर साहब जनाब अब्दुल ईमान साहब को मैंने कहा था कि आप खुद लड़िए या फिर मुझे टिकट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 2019 से जुड़े हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं और हाजी साहब हैं और हमारे बीच के हैं, आपके बीच के हैं, शरीफ आदमी है, नेक इंसान है, चलिए इसको एतमाद करके टिकट दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा इस पर गौर कीजिए। काश के उस वक्त अगर गौर किया होता, अगर मुझे टिकट मिल जाता तो आज ये चारों कहीं जा नहीं पाते, क्योंकि मैं तो भाई समर्पित कार्य करता था, मैं कहीं जाता ही नहीं। ये लोग तो वक्ती तौर पर हमारे पार्टी में आए और फिर मौका परस्त आदमी थे, फिर मौका देख के निकल गए अपने फायदे, निजी फायदा को देख करके। तो पार्टी में भी तो कुछ कमी होगी जो एक साथ 4 विधायक छोड़ कर चले गए। कमी क्या, हर कमी तो हम यही कहेंगे कि हम लोगों ने से कुछ चूक ये हुई कि रात को कोई पार्टी छोड़ता है और सुबह हम उनको टिकट दे देते हैं। हम अपनी गलती मानते हैं कि उस वक्त जो है ना, ये बाहरी लोगों को हम लोगों को टिकट नहीं देना था, अपने ही बीच का किसी को भी टिकट देता। और इतना बेहतरीन वेब था, MIM का हवा थी, कोई किसी को भी टिकट देता वो जीत जाता। लेकिन हम लोगों ने इन लोगों पर विश्वास किया कि भाई ये पार्टी छोड़ के आ रहे हैं तो कुर्बानी है, हमारे पार्टी में आ रहे हैं तो इनको मौका मिलना चाहिए, इनकी कदर होनी चाहिए। लेकिन इन जमीर फरोश ने हम लोगों के साथ दगा किया, हमारे यहाँ के अवामों के साथ दगा किया, पार्टी के साथ दगा किया। चलिए वक्त आ गया है इन दगाबाजों को हमारे यहाँ के जो अवाम है वो बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देगी। कारण क्या है कि मतलब कि पार्टी पुराने नेताओं, पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं जता पा रही है, जो नए आ रहे हैं उसको मतलब कि मौका दे रही है? नहीं, इस बार ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेचा गया है
टिकट बेचा गया है, जैसा कि मतलब कि टिकट बेचा नहीं नहीं नहीं, ये तो लेकर के दिया गया। अरे ये तो विरोधियों का आरोप है भाई। आपने बीच में सुना होगा जनाब इजहार हस्फी साहब भी ऑन कैमरा बोले हैं कि नहीं, मैंने टिकट देने में किसी तरह का पैसा का लेन देन नहीं किया था, जबकि हर जगह ये बात चल रही थी कि बहुत पैसे लिए, ये किए वो किए, लेकिन इजहार साहब अपने बातों के दरमियान ऑन कैमरा बोले हैं, और जो सच भी है, मैं गवाह खुद हूँ कि एक पैसा का लेन देन नहीं था, किसी भी से नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर नए लोगों को मौका दे रहे, पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दे दे। देखिए ये चाहे आप बहादुरगंज देख लीजिए, कोचा दमन देख लीजिए, सब तो नए थे, पुराने कहाँ पे थे। तो हम कहते हैं, हाँ देखिए, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से MIM को यहाँ सींचा था, पौधा बनाया था, फल देने के लिए हम लोग सोचे कि अच्छे मजबूत आदमी को अगर आ जाते हैं तो हम लोग एक नई सियासत का शुरुआत होगी, है ना। ये लोग मजे हुए लोग हैं। पार्टी में कोई मजबूत मतलब कि ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो उस लेवल का था? उस वक्त भी बहुत कार्यकर्ता थे, लेकिन हम लोगों ने वही कहा ना कि हम लोगों ने इन लोगों पर एतमाद जताया कि ये मजे हुए लोग हैं, चलिए एक नई क़यादत हम लोग तैयार कर रहे हैं, इससे हमारी क़यादत मजबूत होगी और आगे के दिन हमारे लिए अच्छे होंगे। लेकिन इन लोगों ने मौका का गलत इस्तेमाल किया और हमें अलविदा कह करके वो सरकार बनाने के नाम पर वो अपने आप को चले गए। तो हम लोगों ने तो वोट सरकार बनाने के नाम पर, हमारे यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया था, यहाँ तो दिया था कि अपनी क़यादत तैयार करेंगे, अपना नेता चुनेंगे। लेकिन इन लोगों ने सबों के जज्बात से खेलने का काम किया, सबों के वोट का सौदा करने का काम किया। तो अब अवाम जाग चुकी है और सारे पर्दा उठ चुका है खेल का कि ये लोग क्या अवाम के हित में गए थे, विकास करने के लिए गए थे, कि अपना निजी विकास करने गए थे। सारे चीज़ों से पर्दा उठ गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग क्षेत्र भ्रमण में जाने से डरते हैं, और जहाँ भी जाते हैं कितना रिस्पॉन्स मिलता है वो आप भी देखते होंगे। एक योजना लेके आए हैं, माँ बहन मान योजना। अब आप बताइए कि ये कितना माने ठग वाला काम कर रहे हैं कि जब 17 महीना की इनकी सरकार रही तो उस वक्त इन लोगों को माँ बहन मान योजना का याद नहीं आया। आज जब ने इनकी सरकार है, न ये योजना कोई किसी तरह का कोई पास है, लेकिन चोर दरवाजा से महिलाओं को भ्रमित करने के लिए ये काम किया जा रहा है कि भाई 2500 रुपया महीना देंगे, सिलेंडर देंगे और न जाने क्या क्या देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की महिला भी जाग चुकी है। क्या वो लोग भी बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का 15 लाख वाला ही योजना है, जो चुनाव योजना है। चुनाव का वक्त में तरह तरह के वादे होते हैं, ये अवाम में आमो खास चल चुका है और यहाँ की महिलाएं भी जान चुकी है कि ये ठगने वाला काम है, दिग्भ्रमित वाला काम है। तो हम लोग इत्मीनान है और हम लोग जगह जगह बताते भी हैं कि इस तरह का काम कर रहा है, इससे आप सतर्क रहिए। अब आप देखिए कि सबों से आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर सारा चीज़ ले लेता है, जिसका हमें संदेह है कि कहीं न इसको साइबर क्राइम वाला भी मामला न आ जाए, जिसके अकाउंट में अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो हो सकता है कि उनके साथ कोई मामला न हो जाए। और आपको एक चीज़ और बता दूं, 243 सीट में कहीं भी ये माँ बहन योजना नहीं चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कोचा दामन में चल रहा है। और जानते हैं कि 2 कैंडिडेट हैं और दोनों आदमी कभी उत्तर तो कभी दक्षिण ही योजना लेके चलते हैं। कोई योजना अपना विकास का, जो मैंने 5 साल में इन लोगों ने जो विकास किया, जो बोल रहा है कि मैं विकास के लिए पार्टी छोड़ा था, तो विकास का मुद्दा बना के इनको सामने आना चाहिए। लेकिन ऐसा योजना लेके जा रहे हैं जो बिल्कुल ठग है, जो कागजी तौर पर है नहीं। आज अभी का दौर में सारा चीज ऑनलाइन है। वो लोग तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को लागू करेंगे। ठीक है, सरकार आएगी, लेकिन जब आपकी सरकार थी 17 महीने की, उस वक्त आपको माँ बहन क्यों नहीं याद आया? ये भी मेरा सवाल है। अभी तो आप जो भी कर रहे हैं, सरकार आएगी तब आप करेंगे। अगर आपकी सरकार नहीं आई तो आप क्या करेंगे? ये बिल्कुल ठगने वाला काम है। इससे लोगों को बचना चाहिए, हम सलाह देंगे। अच्छा, ये आपसे सवाल करना चाहेंगे, जो भी 4 विधायक छोड़ के गए हैं, उन लोगों का बस यही कहना है कि इस पार्टी में रहकर के काम नहीं हो रहा था, हमारे सुन नहीं रही थी सरकार, या फिर मतलब कि जहाँ पर जिस वजह से क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम वहाँ पर चले गए। तो आपसे सवाल ये है कि जब इस पार्टी में काम नहीं हो रहा तो फिर आप इस पार्टी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये तो लोगों को ले ये बोलने के लिए काफ़ी था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त उन लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन ये बात लोग कहाँ तक समझ रहे हैं वो उनको भी पता है कि ये क्या सोच के पार्टी छोड़े हैं। हम कहते हैं विकास के नाम पर
और आपने पार्टी छोड़ा, कोई कुछ सुनता नहीं है। तो आज आपका कौन सुनता है? आज आपका कौन सुनता है? थाना में तो वही दलाली चरम सीमा पर है, लूट खसोट का माहौल है, कहाँ आप रोक लगा सके? अंचल और प्रखंड में वही लूट खसोट का माहौल है, वहाँ भी दलाली चरम सीमा पर है। आपका मोटेशन के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर, क्या कहते हैं, जाति निवासी आय के नाम पर आज भी तो दलाल वहाँ काम कर रहे हैं। आप कहाँ पर रोक लगाए? और जहाँ तक विकास का मामला है, एक भी कोई ऐसा विकास दिखा दे जो लोगों को जान सके कि हाँ ये विकास हुआ है। आप तो मुखिया वाला क्या कहते हैं, रोड बनाते हैं, फलाना के घर से फलाना के घर तक लंबाई 500 फीट। तो ये तो काम मुखिया वाला काम आप कर रहे हैं, बस सिर्फ एक ही परिवार को माने फायदा पहुंचाने के लिए तो काम कर रहे हैं। कोई मिसाली काम जिस तरह से हमारे अब्दुल ईमान साहब किए हैं, वो MIM का अकलौता विधायक है। ये लोग तो विकास के नाम पे भागा था, वो तो उसी जगह रहे। आज 700 करोड़ 800 करोड़ का काम वो अपने क्षेत्र में करा है, जबकि विपक्ष में है। आज ये लोग भी अपना बायोडाटा अवामों के पास दे। अंजान नबी साहब ने कहा इसी पॉडकास्ट में, हम लोग उनका पॉडकास्ट किए तो उन्होंने कहा कि हम 2200 करोड़ का काम किए हैं। 2200 करोड़ का काम, ये जुबानी बात है ना, आप जमीनी सतह पे दिखाइए ना। आप उनके यहाँ तो भी बहुत बड़ा मसला, टेरा गाछ आज तक भी सीधा नहीं हुआ, टेरा का टेरा ही रह गया। इसके बारे में वो क्या कहेंगे? एक ही रोड है टेरा गाछ जाने के लिए बहादुरगंज से, उस रोड पे आप बाइक से भी नहीं जा सकते हैं, 4 चक्का को जाने दीजिए। तो वो कितना विकास किए हैं वो तो देख रहा है। वो कहा कि मतलब कोर्ट में मामला चला गया था, फंस गया था, इसलिए चलिए ना, वो कहने के लिए काफी है। कोर्ट में चला गया तो फिर आपका सरकार थी, तो फिर आप बड़े पार्टी में चले गए हैं, तो फिर वहाँ कोर्ट कचहरी से आपको क्या लेना देना? आपको विकास के नाम पर गए तो विकास करना चाहिए। तो विकास तो क्या, हाँ निजी विकास उन लोगों का हुआ है, ये बात अपनी जगह सही है। और हाँ, और लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग सवाल कर देते हैं, तुम तो बिक गए हो, हमारे वोटों को बेच दिए हो, है ना, फिर तुम वोट के लिए क्यों आए हो? ये सवाल तो अपने इलाके में है। जिस तरह से इलाके में विरोध हो रहा है उन लोगों का, क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। हम कहते हैं कि लोग अपने एतमाद का वोट MIM के नाम पे दिया था, अब्दुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे दिया था, आपको नहीं दिया था। आप जा करके इन वोटों का सौदा किया है और लोगों के जज्बात उससे खेलने का काम किया है। तो आज तो अवाम उसका गम व गोसा का इजहार करेंगे, और इजहार करेंगे वोट के शक्ल में करेंगे। आप इत्मीनान रहिए, जितने भी बेईमानी की, जितने भी दगाबाजी की है, सबका जवाब यहाँ के अवाम अपने वोट की ताकत से देंगे। कोचा धमन में MIM की चुनौती किससे है? यहाँ पर चुनौती क्या है? से या फिर NDA से? देखिए, यहाँ पर जो सूरत हाल है कि हम किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं कि कौन मेरा ये है, लेकिन RJD का जो है जमीन घिसक चुकी है। RJD पे हाँ, कोचा दमन में वो जिस लालच से गए थे कि मैं RJD में जाऊंगा तो मैं मंत्री बनूंगा, मुझे टिकट मिलेगा, मैं वाहिद शख्स रहूंगा। आज आप देख लीजिए, इजहार एसपी साहब उसी लालच पे गए थे ना कि मैं भाई महागठबंधन का नेता बनूंगा, मुझे टिकट मिलेगी। आज आप देख रहे हैं कि वो भी कह रहा है कि टिकट हमको मिल रहा है, और एक मास्टर मुजाहिद साहब जो BJP छोड़ के गए हैं, NDA छोड़ के गए, वो भी कह रहा है कि हाँ हमको टिकट मिल रहा है। तो अब एक टिकट है, 2 दूल्हे हैं, अब किसके सर पे सहरा बांधेगा? वो लोग खुद ही डाउटफुल केस में। आप लोगों में तो 3 दूल्हे हैं। हाँ, हम लोग हैं, तो हम लोग कोई लालच से तो नहीं जुड़े हैं। वो लोग तो लालच पर गए थे, अपने आप को बेचने का काम किया सिर्फ इसलिए कि मुझे टिकट भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। आज तो टिकट के लाले पर गए। अब आप सोचिए कि चारों बेईमानों से मैं कहना चाहूँगा कि अब्दुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको अपने दस्तरखान में बैठा के खाना खिला के चाय पिला करके टिकट दे करके आपको विदा करते थे, और आज आप कहाँ हैं? आपने ईमान बेचा था टिकट के लालच में, और न जाने क्या किस किस चीज के लालच में आज आप टिकट के लिए परेशान हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इन लोगों के साथ क्या खेल होने वाला है। अभी खेल बाकी है, अभी पर्दा उठना बाकी है। अब आगे आगे देखिए, बहुत खेल होने वाला है। कुछ दिन पहले ओवैसी साहब आए हुए थे, क्या मतलब कि आश्वासन मिला टिकट को लेकर? टिकट के सिलसिले में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। उनका अपना कारवान इंसाफ का जो दौरा था, उसी दौरे पर ही फोकस रहा पूरे टीम का, और पूरा दौरा उसी पे रहा। नया यात्रा जो निकाले थे उसी पे फोकस रहा। बाकी दूसरे साइड पे ये टिकट वगैरह का मामला उस पर नहीं था शामिल। कब अनाउंस कब होने वाले टिकट? उम्मीद करते हैं कि हफ्ता 10 दिन में हो जाना चाहिए, है ना, कर देंगे। और हम चाहेंगे कि
जो भी फैसला ले वो हमारे सदर साहब से भी कहेंगे कि जो भी फैसला लें आप जल्द ले लें, क्योंकि वो बहुत कम है, जिसको भी मिलेगा तो वो अपना बेहतरीन ढंग से अपना काम को अंजाम देंगे। अभी तो हम लोग बस सिर्फ ऐसे ही बिना सिंबल और बिना इसका घूम रहे हैं, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बड़ा बढ़िया मौका मिला मैंने प्रचार प्रसार करने के लिए MIM के हित में, और पतंग छाप को पर्दे आम से एकदम लोगों की जुबान पर चढ़ाने के लिए बड़ा बढ़िया मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिलकर के ये पतंग छाप को एकदम परवान चढ़ाने में बड़ा मदद की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे लोगों की जुबान पे पतंग ही पतंग है। लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा ना? हाँ तो बाकी दो क्या करेंगे? दो पार्टी के साथ बने रहेंगे, मुझे टिकट नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वो फिर विरोध करना शुरू कर दें। नहीं इस तरह की हालात नहीं है। अब तौसीफ साहब को कैसे, अब क्योंकि आप पुराने आप कार्यकर्ता है, तो तौसीफ साहब को कैसे टिकट मिला? अब ये बात हम कैसे कर सकते हैं? हमारे जो टिकट देने का काम तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करते हैं, बड़े बड़े नेता करते हैं। इस मामले में हमें जानकारी नहीं मिली, नाम का ऐलान हुआ उसी को हम सुने, हमें अंदर की अच्छा, आप भी मतलब दावेदार हैं, तो आपका क्या है? अगर मान के चले आप पर अगर पार्टी भरोसा जताती है तो आपका मैनिफेस्टो, आपका विजन क्या है? किस चीज़ को लेकर के जनता के पास जाएंगे आप? देखिए हमारा बिल्कुल खुल्ला बात है, हम इससे कबल भी बोल दिए कि यहाँ का जो मुख्य समस्या है उसको मैं बखूबी जानता हूँ, चूँकि मैं ज़मीनी सतह में सादगी से अवामों के साथ जुड़ा हूँ। और आज से नहीं, ये समझिए कि जब से मैं मुखिया हुआ हूँ ये पैक्स चेयरमैन 1995 से लेकर आज तक मैं ज़मीनी सतह में ऐसे लोगों से मेरी वास्ता है जो बिल्कुल बड़े लोगों से कटे, बड़े नेता के पास वो जा नहीं सकते हैं, उन लोगों की मैंने खिदमत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब पता है कि आज लोग कहाँ परेशान है। आज लोग परेशान है थाना से, आज लोग परेशान है ब्लॉक और अंचल से, आज परेशान है हॉस्पिटल से। स्वास्थ्य का कोई अच्छा मामला नहीं है मेरे यहाँ, हमारे यहाँ पढ़ाई शिक्षा का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है क्या कहते हैं कि पटना में है, इस तरह का हाई कोर्ट हमारे यहाँ होना चाहिए। आज हमारे एक गरीब आदमी को हाई कोर्ट की जरूरत पड़ती है, उसको पटना जाना पड़ता है। तो इस तरह के जो मुख्य समस्या में एक समस्या ये भी है कि एक हाई कोर्ट क्या कहते हैं पूर्णिया अररिया किशनगंज के में होना चाहिए था, कटिहार में होना चाहिए, ताकि लोग आसानी से अपना काम कर सके। ये सारे मुद्दे हैं हमारे यहाँ के। अच्छा सर, एक चीज़ कहा जाता है अभी आपके समर्थक भी कह रहे हैं, तो आपके मतलब विरोधी कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए संसाधन की ज़रूरत होती है, तो आपके पास वो संसाधन नहीं है जो एक विधानसभा चुनाव जीता जा सके। देखिए जैसे खुलकर अगर बात करें तो पैसे के बात जी मैं आपको बता दूं, साफ बता दूं कि मेरे जो लोग ये सवाल करते हैं उन्हें इसको इल्म नहीं है। हमारे दादा परदादा जमींदार थे, हम उन्हीं के वारिस हैं। मेरे पिता मेरे अब्बू सम्मानित शिक्षक थे, वो रिटायर किए। और हमारे घर में मेरी भाभी को नौकरी है, मेरा भाई को नौकरी है, मेरी अम्मी को पेंशन है। हम जमींदार परिवार से आते हैं। हम लोग हमेशा लोगों की मदद की है और खुल के मदद की है हमने। रही बात देखावे में मेरी रुचि नहीं है, मैं देखावे पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सादगी से जीवन बसर किया हूँ और सादगी के साथ अवामों के बीच में रहता हूँ। मेरी ये सादगी मेरे विरोधियों को पता चलता है कि इनके पास संसाधन है, क्या संसाधन नहीं है। अगर वाकई संसाधन का नाम ही चमक दमक है, नई गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी ऊंचे दाम की गाड़ियाँ ही अगर क्या कहते हैं संसाधन में है और बड़े लोगों का मैं शुमार है, तो भाई मैं वो चीज़ आज चाहूँगा तो आज मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी रुचि उसमें नहीं है। मैं सादा आदमी और सादा जीवन बसर करता हूँ और सादगी के साथ लोगों के साथ रहता हूँ। कोई भी आदमी मुझसे मिलता है तो वो मुतासिर होके जाता है। मैं अवामों के बीच हमेशा सादगी के साथ रहा और उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहा, बार बार के खड़ा रहा। आर्थिक मदद की जरूरत पड़ी तो मैंने देने का काम किया। मैं छोटा मोटा आदमी अगर हमारे विरोधी समझते हैं तो ये उनकी भूल है। मैं इरादा रखा हूँ कि मैं अगर टिकट अगर पार्टी ने विश्वास मुझ पे करके दिया तो मैं उन लोगों से ज़्यादा खर्च करूँगा और अच्छे ढंग से मुकाबला करूँगा और अच्छे ढंग से इलेक्शन लड़ूंगा। बड़े बड़े पोस्टर होल्डर और क्या कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ही अगर संसाधन में अगर शुमार किया जाता है तो अवामों के दिल में राज करने वाला मुखिया असलम है। अवामों का फैसला मेरे हक में होगा। वो जितना भी गाड़ियाँ दिखा दे, जितना भी वो पोस्टर बैनर दिखा करके चमक दमक दिखा दे, मेरी सादगी पे
उसको मात होगा, मेरी जीत होगी, यकीनन इत्मीनान रखिए आप। हाँ, तो अब उन लोगों को जो ये सवाल उठा रहे थे कि आपके पास संसाधन की कमी है, तो ये ये जवाब उन लोगों को मिल गया है कि मुखिया असलम साहब के पास कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लड़ने के लिए चाहिए होता है जी। आजकल लोग दिखावा पे विश्वास करते हैं, मैं सादगी पे विश्वास करता हूँ। आप भी मुझसे सादगी में रहना लोग जी कमजोर आंक लेते हैं, तो कमजोर आंक लेती है, उनकी सोच है। हाँ। अगर मैं सादगी से रहता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरे पास संसाधन की कमी है। ये मेरा सोच है भाई कि मैं अवामों के बीच रहता हूँ, 24 घंटा बीच में रहता हूँ, तो मैं सादगी से रहता हूँ, तो वो लोग मुझे हाथों हाथ लेते हैं, उनको अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आम इंसान बन के अवामों के बीच रहूँ। अब ये क्या कहते हैं कि एकदम पूरा चमक दमक के साथ जाकर के अवामों के बीच में रहिएगा और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाइएगा, तो ये हो सकता है उनकी ये सोच हो कि फॉर्च्यूनर गाड़ी, हाँ, 10-12 गाड़ियाँ जी 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 काफिले में चले जी, वो मतलब कि आप सादगी से रहना पसंद करते हैं, सादगी से रहना पसंद करते हैं। और फिर जब मैंने इरादा कर लिया है, तो जब तक मेरे पास संसाधन नहीं है तो मैंने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया है, वो उन लोगों को पता होना चाहिए कि विधानसभा का जब चुनाव कोई लड़ना चाहता है तो बिना संसाधन का लड़ना चाहता है, और वो भी MIM पार्टी से, उसे सोचना चाहिए। मैं आज चाहूँ तो गाड़ी का लाइन लगा सकता हूँ, लेकिन भाई मेरी सोच उस तरह की नहीं है। आप यकीन जानिए, आने वाला दिन में अगर पार्टी मुझ पे विश्वास करके एतमाद करके टिकट दिया तो सबके संसाधनों पर मेरा संसाधन भारी रहेगा, इत्मीनान रखिए आप जी। मैं चुनाव लड़ना जानता हूँ। मैंने अब्दुल ईमान साहब का 2005 से लेकर आज तक उनका पूरा चुनाव का प्रभारी बना रहा, और मैं उनको हर जगह उसके किस तरह से चुनाव जीता जाता है, हर दाव को मैं जानता हूँ। 15 साल लगातार मुखिया रहा, कितने लोग मुखिया रहे 15 साल। तो भाई ये चुनाव मेरे लिए नई बात नहीं है, मैं हमेशा चुनाव ही लड़ता हूँ। हाँ, इस बार हिम्मत जुटाया है कि भाई मैं विधानसभा में अपना किस्मत आजमाऊं। अगर पार्टी ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह दल बल के साथ और ढंग से और बेहतरीन ढंग से चुनाव लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह अवाम हमको वो दिन दिखाएगा कि मैं जीतूंगा इंशाअल्लाह। अवाम पर मुझे भरोसा है। सीमांचल के बारे में बात की जाए, कोचा धामन के बारे में, कोचा धामन में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको आप अगर मान के चले आप पर पार्टी भरोसा जताती है, आपको अगर टिकट देती है और आप जीत भी जाते हैं तो उस पर काम करना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ है कि बाढ़ का समस्या है। बाढ़ जो है यहाँ बहुत बड़ा मुख्य समस्या बाढ़ भी है। का कोई मतलब कि मुद्दा नहीं रहा, मोटा मोटी जितना भी है वो काम चलने लायक ठीक है, लेकिन 2-3 क्षेत्र ऐसा है जिसमें काम करने की जरूरत है। वो है आपका बाढ़ का समस्या हमारे यहाँ है। जो हजारों एकड़ जमीन जो हमारी जो फसल देने वाली थी वो नदी के जरिया विलीन हो गया है। कल जो बड़े जमींदार थे आज वो बेचारा मजदूर के लाइन पे खड़ा है, और हमारे यहाँ का बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। उनको रहने सहने के लिए उसको सरकार ने आज तक 3 डिसमिल जमीन देने का जो वादा किया था, आज तक उसको जमीनी सतह में वो काम नहीं हो सका। वो आज भी बेघर हैं। इस पे काम करेंगे। बेरोजगारी यहाँ मुख्य समस्या है। यहाँ के लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। आज आधी आबादी आपका बाहर पलायन करके जरिया चले गए हैं। इस पर सरकार ने कभी सोचा, न कभी रोक लगाने का काम किया, न कभी वो ऐसा संसाधन किया। हमारे बच्चे में गुणवत्ता भरा पड़ा है, वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ कोई सहूलियत नहीं दिया गया है। सरकार जान के इस क्षेत्र को पीछे रखने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कटौती की है। यहाँ किसी तरह का कोई अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, ITI से अच्छे डिग्री लेकर के कोई रोजगार करना चाहते हैं। वो सरकारी सहूलियत जो है वो हमारे यहाँ नहीं दी गई है। इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं की जो ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरे यहाँ का जो कोचा धामन विधानसभा का जो ये संगठन है ना, बड़ा मजबूत संगठन, धारदार संगठन है। और इस पार्टी की एक खूबी बड़ी रही है जो और पार्टी को ये नसीब नहीं हुआ है। यहाँ पर जो वोटर है वो कार्यकर्ता पर भारी है। अच्छा, वोटर भी है और कार्यकर्ता भी है, और हमारे कार्यकर्ता तो है ही, हमारे कार्यकर्ता है ही। संगठन में लोग जुड़े हुए हैं और मजबूत लोग जुड़े हुए हैं। वोटर भी
और यहाँ पर बड़ी खूबी इस पार्टी को बड़ी खुशनसीबी है कि यहाँ के वोटर कार्यकर्ता पर भारी है, कार्यकर्ता बनकर के काम करते हैं। वो दिन रात एकदम जहाँ भी जिस जगह भी है तो वो हमारे पार्टी का ही प्रचार प्रसार करते हैं, जो बड़ी बात है हमारे लिए जी। और जहाँ तक संगठन की बात है, कार्यकर्ता चलाने की बात है, तो मैं 30 साल से तो यही करता हूँ। मैं 30 साल से यही करता हूँ कि मैं चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता को क्या क्या चीज़ें सहूलियत करना चाहिए, उसको दस्तयाब करना चाहिए, कैसे उनको चलाने की बुद्धि होनी चाहिए, ये सारी चीज़ मुझ में है। मुझको इसमें बहुत अनुभव है कि कार्यकर्ता को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे चलाया जाए और कैसे पार्टी हित में काम किया जाए और जमीनी सतह में हमारी पार्टी को कैसे आसानी से जीत हासिल हो, इस मामला में अल्हम्दुलिल्लाह मैं परिपक्व हूँ इंशाल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ में बात करने के लिए। अंत में आप कोचा दमन विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कोचा दमन विधानसभा के वासियों से एक ही बात करना चाहता हूँ कि आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपके बीच हमेशा रहा हूँ। ये मेरी गवाही, इसी में मेरी गवाही है कि मैं आपके साथ कमो बेश 25-30 साल से आपके बीच पर रहा हूँ, आपके दुख सुख में साथ हूँ। आपकी कोई भी संकट आती है तो मैं, चाहे वो आप जिस्मानी तौर पर हो, माली तौर पर हो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। आप एक बार मुझे मौका दीजिए, एतमाद कीजिए हम पर और भरोसा जताइए हम पर। मैं बिल्कुल सिंपल आदमी हूँ, आपके लिए बिल्कुल सादगी के साथ हमेशा जीवन बिताया है और आइंदा भी आप हमको अगर विधायक बनाइएगा तो मुझ में किसी तरह की चेंजिंग नहीं आएगी। मैं आपके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार बना रहेगा, वही रिश्ता बना रहेगा जो 25-30 साल से है। आप अपने पार्टी पर, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे कौमी सदर पर, हमारे बिहार रियासती सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब पर और हम पर विश्वास कीजिए और एक बार मौका दीजिए। इंशाअल्लाह रहमान मैं आपके एतमाद पर खरा खोटा उतरूंगा, इत्मीनान रखिए इस बात पर। मैं इसी वादे के साथ आपसे जुदा होना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे मुखिया जफर असलम साहब जो कि AIMIM के कोचा दमन विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं, भावी उम्मीदवार हैं और इस बार भी ये दमखम लगा रहे हैं और जीत और मेहनत भी कर रहे हैं पार्टी को लेकर के। कहा जाए तो पार्टी का एक उम्मीदवार वफादार भी है, क्योंकि सब ने जब साथ छोड़ दिया था तब मुखिया जफर असलम साहब पार्टी के साथ बने रहे, चाहे 2020 के मामले पर हो या फिर कभी भी, क्योंकि उस वक्त भी आप मतलब कि शायद आप दावेदार थे शायद जी, तो उस समय इजहार हस्बी साहब को मैदान में उतारा था और फिर भी जफर असलम साहब मैदान में डटे रहे, पार्टी के साथ बने रहे। तो हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए कि आपको KDB पॉडकास्ट कैसा लग रहा है और इसमें आप कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपना सुझाव दे सकते हैं। इतनी लंबी गुफ्तगू हुई है, जो भी आपका कहना है आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।